नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फिर से अगला सेट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए और यह सेट नंबर 13 है और यह प्रीवियस ईयर 22 सितंबर 2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, मूल ऑक्साइड, निष्क्रिय ऑक्साइड। देखिए जहाँ ऑक्साइड आएगा वो कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता और मूल कभी नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। किसी भी ऑक्साइड में अम्लीय ऑक्साइड हो सकता है, क्षारीय ऑक्साइड हो सकता है, उभयधर्मी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पर आंसर होगा ए, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करके यौगिक बनाता है तो ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर हुआ, अमीटर हुआ, ये विद्युत धारा संबंधित चीज़ों में ये पाए जाते हैं, विद्युत धारा में ये पाए जाते हैं। तो विद्युत धारा देखिए कहाँ है, तो प्रकाश यहाँ पर ये हो गया ख़त्म, विद्युत धारा दिख गया, ये हो सकता है, ध्वनि है नहीं हो सकता, चुंबकीय नहीं हो सकता, मतलब यही है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग होता है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है और ये क्वेश्चन है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाती है, ठीक है ना, या गिर जाता है। किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अच्छों को नहीं आएगा क्वेश्चन। देखिए एक ही लाइन का है लेकिन नहीं आएगा क्योंकि सोच नहीं पाएंगे। इस प्रश्न को सोचिए, जी का वैल्यू दे दिया है आपको, गुरुत्वीय त्वरण दिया है, समय भी दिया है। अच्छा ये बताइए, ज़मीन पर गिर जाता है, इसका मतलब ये क्या है, यह बता रहा है ट्रक की स्थिति को, और स्थिति का समीकरण कौन सा था, तो आप बताएंगे S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही था। अब यहाँ एक जगह क्या है, g है, t का वैल्यू दिया है, u मतलब प्रारंभिक वेग, यहाँ पर ट्रक क्या है, फिसल कर नीचे गिर गया, मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 है। अब इसको हल कैसे करें, तो मैं यहाँ पर हल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए एस स्थिति है, स्थिति मतलब ऊंचाई पूछ रहा है, बातों को समझिएगा। या तो मैं यहाँ पर एस लिख सकता हूँ या तो एच भी स्थिति को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर यू का वैल्यू 0 रखूँगा तो टी का वैल्यू चाहे जितना रखूँगा वो तो 0 ही होगा। हाफ AT स्क्वायर मतलब GT स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, जी का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 गुणते टी का स्क्वायर 0.8 है, तो यहाँ पर 0.8 है तो 0.8 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ। क्लियर हुआ। देखिए इस प्रकार से जो मैं फार्मूला बना दिया, ये कुछ इस प्रकार से हो गया, हाफ GT स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए कि ये आया कहाँ से, समीकरण, द्वितीय समीकरण से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय समीकरण से यह समीकरण आया हुआ है। अब इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो 0 इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2 पंजे 10 तो 5 लिख देता हूँ, 8 बटे 64, यहाँ पर 0.64, तो 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 30 दू 32, 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे, 3.2, तो यहाँ पर 3.2 अगर होगा तो आपका आंसर सही होगा। 3.2 मीटर आपको बस देखना है, 3.2 मीटर यहाँ पर है और आपका हो जाएगा 3.2, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मिटा करके आपको आंसर बता देता हूँ, डी। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए जहाँ पर ये प्रश्न नहीं लग पाएगा जब तक कि आप नहीं समझेंगे कि पूछ क्या रहा है, कितना ऊंचा है, ठीक है ना, मतलब ये कहीं और रहा होगा, कहीं और आ गया, स्थिति के बारे में पूछ रहा है, ये बात समझ लीजिएगा। क्वेश्चन को राइट डाउन करिएगा अपने नोट में, मेरा मानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है, स्नायु कहा जाता है या उपास्थि
या अधात्री या पेशी? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा स्नायु। ठीक है। अब कोई पूछेगा कि स्नायु क्यों कहा जाता है, तो स्नायु भी एक संयोजी ऊतक होता है जिससे दो अस्थियां जुड़ी होती हैं। भाई स्नायु सर हिंदी है, लेकिन कई बार बताया होगा कि क्या है, दो अस्थियां। तो हमने बताया था अपने क्लास में BBL, याद रखिए LLB टाइप लगेगा, BBL, बोन टू बोन लिगामेंट। इसी लिगामेंट का हिंदी नाम क्या है, स्नायु। तो दोनों ही पढ़ाया गया होगा, तो लिगामेंट याद रखिएगा, लिगामेंट। ठीक है ना। अब यहीं पर जब मसल्स की बात होता है तो हमने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जब मसल्स बोन से जुड़ता है तो मसल्स आपस में बोन से जुड़ता है, उसको टेंडन बोलते हैं, टेंडन के सहारे जुड़ा होता है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। स्नायु का मतलब होता है लिगामेंट। ठीक है, नोट बनाकर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। अगर मैंने इंग्लिश के जगह इंग्लिश ही बस लिखवाया होगा तो हिंदी नहीं लिखवाया होगा तो स्नायु होता है। वैसे चेंज करने का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन में, आप इंग्लिश देख लीजिएगा अगर हिंदी नहीं समझ में आएगा तो। अगला क्वेश्चन फिर से है न्यूमेरिकल से, कह रहा है 10 ओम के प्रतिरोध इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। आवेश मतलब Q का वैल्यू पूछ रहा है, और Q बराबर IT, इससे पहले वाले में हमने बताया आपको Q बराबर IT। I का वैल्यू कितना है 0.5, T का वैल्यू कितना है दिया है कि नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ठीक है ना। आवेश 6 5 30, तो 30 कूलाम, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। ठीक है ना। देखिए तुरंत लग गया सवाल। Q बराबर IT अगर आपको आता है तो निश्चित रूप से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है। तो परमाणु संख्या 57 वाला तत्व क्या है, तो 57 वाला तत्व लैंथेनियम है। और यही से आगे वाले 57 के बाद, लैंथेनियम के बाद जो तत्व आएंगे 58 से लेके 71 तक, वो हो जाएंगे लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व, अर्थात F ब्लॉक के तत्व। ठीक है। तो लैंथेनियम और एक्टिनियम याद रखिएगा, इसका होता है 89 और इसका होता है 57। ये दोनों ही D ब्लॉक का है, लेकिन आपको दिखेंगे F ब्लॉक में, इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है कि ये F ब्लॉक का है कि D ब्लॉक का है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये D ब्लॉक का है। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कैसे है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है। अब देखिएगा मैं ये भी तरीका बताऊँगा, भले ही टाइम लग जाए, कि कैसे पता करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एक जगह खाली आपको दिख रही होगी यहाँ पर, और एक जगह ये खाली दिख रही होगी। ठीक है ना। अब इसी खाली स्थान को देखते रहिएगा। ठीक है ना। बेरियम का 56 होता है, आपको स्पष्ट साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए लैंथेनियम है 57 होता है इसका, और एक्टिनियम का 89 होता है, जबकि यहाँ पर 57 वाला लैंथेनियम है और 89 वाला एक्टिनियम यहाँ है। एक्टिनियम से आगे के तत्व F ब्लॉक में रखे गए हैं। जो नीचे की श्रेणी दिख रही है इसको F ब्लॉक बोलते हैं, ये दोनों पट्टी। ठीक है ना, ये और ये F ब्लॉक के तत्व हैं। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको 72 दिख रहा है ना, तो 71 तक इसमें है। 58 से लेकर के 71 तक F ब्लॉक के पहले में है, और F ब्लॉक के दूसरे वाले में है आपका ये 89 हो गया। तो 90 से लेकर के 103 तक है, 90 से 103। ये बस इतना आपको याद रखना है, नोट बनाकर लिखिएगा। F ब्लॉक के तत्व मैं यहाँ पर आपको कर दूं ऐसे, देखिए F ब्लॉक के तत्व, देखिए 58 से लेकर के 71 तक। ठीक है ना। और दूसरा ये जो छठवें पीरियड का है उसके हिसाब से छठवां पीरियड है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है 90 से लेकर 103 तक। अब इसके बीच में कोई परमाणु क्रमांक आएगा तो आप आंख मूंद करके F ब्लॉक लगाएंगे। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। राइट डाउन करिए। अब देखिए जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 57 है। ठीक है ना। यहाँ पर 56 है, ये 55 है। ठीक है ना। तो अगर आपको याद रखना है कि किस ब्लॉक में कितना परमाणु क्रमांक है, तो ऐसे याद रखिए ना। पहला तत्व यह है, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 2। ठीक है ना। याद रखिएगा मेंडलीफ ने इतना बढ़िया नियम दिया है कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है।
पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8 तत्व, तीसरे में 8 तत्व, चौथे में 18 तत्व, चौथे में के बाद पाँचवें में 18 तत्व, छठवें में 32 तत्व और लास्ट में 19 तत्व। ये अपूर्ण वर्ग है, इस आवर्त है। इसका क्या नाम है? अति लघु आवर्त। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बल्कि पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे एवं तीसरे को लघु आवर्त, चौथे और पांचवें को दीर्घ आवर्त, छठे को अति दीर्घ आवर्त और अंतिम वाले आवर्त अर्थात सातवें आवर्त को अपूर्ण आवर्त। तो देखिए लिथियम का क्या है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो इसमें ये एक है ना, आपको ये एक याद होना चाहिए, ठीक है ना। इस एक में 2 जोड़िए, कितना आ गया? 3। इसका परमाणु क्रमांक 3 है। इस 3 में 8 जोड़िए, इसका हो गया 11। इस 11 में 8 जोड़िए, इसका हो जाएगा 19। इस 19 में 18 जोड़िए, इसका हो जाएगा 37। इस 37 में 18 जोड़िए, इसका हो जाएगा 55 ना, 8 7 15 55। इसमें अब 32 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 87 का। याद करना पड़ेगा क्या? अब आपको पता चल गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन या कितने परमाणु क्रमांक होते हैं। तो अब देखिए ये दोनों लगातार हैं, तो ये 3 हो गया, तो ये 4 5 अरे 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, अब देखिए 37 के बाद 38, ये देखिए 55 के बाद 56, ये देखिए 87 के बाद 88, 88 के बाद एक्टिनियम का 89 हो गया, यहाँ पर 56 के बाद लैंथेनियम का 57 हो गया। अब देखिए क्या यहाँ से पता है 57 से के बाद 58 का, 58 से लेकर 58 से लेके 71 तक, ये लिखे थे ना, 58 से लेकर के कितना लिखे थे? 71 तक, और 90 से लेकर 103 तक क्या है? एफ ब्लॉक में है। तो ठीक है, यहाँ पर डी ब्लॉक में कितने हो जाएंगे? कौन कौन से परमाणु क्रमांक आएंगे? अब याद रखिएगा 20 के बाद ये एस ब्लॉक है, ये टोटल एस ब्लॉक है, ये एस है। अब ये टोटल डी है, तो डी ब्लॉक के तत्व कहाँ से आएंगे? परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के पहले तो 30 तक आएंगे, ठीक है, 30 तक याद रखिएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है? 37 38 39 से लेकर के यहाँ पर कितने हैं भाई? 48 तक आएंगे, ठीक है ना, 18 जोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 72 से लेकर के आपका 80 तक आएंगे, और यहाँ पर 104 से लेकर के 112 तक आएंगे। ये नोट कर लीजिएगा। देखिए डायरेक्ट पूछ देगा तो परमाणु क्रमांक आपको याद नहीं रहेगा। अब जो शेष बचेगा वो कितना आ जाएगा? पी ब्लॉक में आ जाएगा। बस बात खत्म। आपको क्या याद रखना है? देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपकी सुविधा हेतु कि डी ब्लॉक के तत्व कौन होंगे। डी ब्लॉक, ठीक है ना, डी ब्लॉक के कौन से होंगे? तो परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक, ठीक है ना, D1 श्रेणी है, ठीक है। अब उसके बाद में हमने कहा 39 से लेकर के 48 तक, ठीक है ना। 18 देखिए जोड़ दिए हैं तो 39 हो गया, 18 जोड़िए 48 हो गया, 39 48, ठीक है ना। फिर आप क्या करिए कि फिर 18 जोड़िए, 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 57 आ जाएगा, याद रहेगा। तो ये जो 57 है ये आपका डी ब्लॉक का है, लेकिन यही 57 के बाद जो 58 से शुरू हो गया है वो याद रखिएगा। 58 से 71 तक आपको याद रखना है कि एफ ब्लॉक में है। तो अब यहाँ पर क्या है? 57 के बाद सीधे 72 आपको याद रखना है दोस्तों। 72 से लेकर के 80 तक, कहाँ तक जाएंगे आप? 80 तक, 80 तक। ये देखिए मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ, ये 89 भी मैं घेर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लैंथेनियम एक्टिनियम ये डी ब्लॉक के ही हैं। तो यहाँ पर अब क्या रखेंगे? 104 रखेंगे। क्या रखेंगे? 104, ठीक है ना, 104, ये मैं लिख देता हूँ 104, ठीक है। अब 104 से लेकर के 112 तक जो आपको दिखाई दे रहा है वो है डी ब्लॉक। बस यही आपको याद रखना। देखिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 21 से 30 तक, 39 से 48 तक। अगर 21 से 30 तक याद है तो इसमें 18 जोड़ दीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ से 72 से 80 तक, 104 से 112 तक, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। बाकी क्या है आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हमने याद करा दिया है।
उम्मीद करता हूँ इतना एक्सप्लेनेशन के बाद आपको डाउट नहीं रह पाएगा। अगर डाउट रहता है तो फिर दिक्कत है, हमें नहीं लगता कि फिर ऐसे भी कोई बताएगा आपको। चलिए 7वां नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डी, ठीक है ना। एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा ये इक्वेशन रिएक्शन से है, ठीक है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात कर रहा है, अभिकर्मक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। डिहाइड्रेटिंग मतलब वहाँ पर वो बात हो जाएगी, वहाँ का जल सूख जाएगा, तो वहाँ का जल कौन सोख लेगा, तो अम्ल सोख लेगा। तो यहाँ पर देखिए निकिल एक धातु है, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है ना कि उष्मा है, तो प्रकाश कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर ताप है ना कि उष्मा है, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। अगर एक बार ताप के जगह उष्मा होता तो कन्फ्यूजन होता कि यार ये तो पानी सोख लेगा, उसी को डिहाइड्रेटिंग बोलते हैं। पानी का सोख लेना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। ओडोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो क्या मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना है आपको दूरी मापने के लिए, ठीक है। दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर, ठीक है। फायदोमीटर किससे नापते हैं, फायदोमीटर क्या नापते हैं फायदोमीटर से, तो गहराई, समुद्र की गहराई, याद रखिएगा इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो सभी तो आयरन के ऑक्साइड ही दिख रहे हैं, लेकिन आप तुरंत इसको काटेंगे, तुरंत काटेंगे, तुरंत काटेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पूछिए क्यों, हमने फार्मूला लिखवाया है भाई साहब आपको कि Fe दो तरीके के होते हैं, एक +2 होता है और एक +3 होता है, मतलब एक फेरस और एक फेरिक होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। तो जब फार्मूला लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे Fe और O, तो इसका 2 इसके पास रहेगा, इसका 2 इसके पास, ठीक है ना, या इसका जो 3 है इसके पास रहेगा, ठीक है ना, तो इसका 2 इसके पास, इसका 3 इसके पास, ऐसा कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि यहाँ पर F2O2 नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप कि जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही है। सूत्र लिखने का तरीका हमने बताया है, अगर आपको सूत्र लिखने का तरीका आता है तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं, हैलोजन हैं कि एल्कलाइन है कि निष्क्रिय गैस हैं कि हैलाइड्स हैं। देखिए हैलोजन कौन से कहलाते हैं, हैलोजन और हैलाइड एक ही है, ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन सेम है। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, इसी को हैलाइड भी कहते हैं। समझ में आया, देखिए क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आयोडाइड, तो ये दोनों ऑप्शन एक ही है। तो हमें देखना है कि 35 किसका परमाणु क्रमांक होता है, अभी आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए निष्क्रिय गैस कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देख लीजिए ना, एक का कर देखिए तो 2, 8, 18, 8, 18, 2, 20, 8, 28, 8, 36, मतलब निष्क्रिय गैस होने के लिए 36 चाहिए कम, मतलब मिनिमम, तो 35 हो गया, तो ये निष्क्रिय गैस तो बचा नहीं, बचा क्या, एल्कलाइन बचा, क्या बचा, एल्कलाइन। तो क्या एल्कलाइन आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं, तो या तो हैलोजन होगा हैलाइड, तो ये दोनों एक ही है, तो यहाँ पर देखिए मामला फंस जाएगा, यहाँ पर मामला इसलिए फंस जाएगा कि ऑप्शन क्या देती है, रेलवे, मतलब आंसर की में, क्योंकि हैलोजन और हैलाइड दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिटेल में करते हैं कि कैसे इसका आंसर क्या होगा वास्तव में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या करके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। तो देखिए 2, 8, 18 और 7 होगा, देखिए 8, 2, 10, 18, 10, 28, 28, 7, 35, है ना। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि यह क्या है, हैलोजन है, क्या है, हैलोजन। फ्लोरीन का 9,
क्लोरीन का 18 जोड़ो ना, क्लोरीन का 17, 9, 8 जोड़ो, अब इसमें 18 जोड़ो 35 हो जाएगा ब्रोमीन का। तो यहाँ पर ये क्या है, हैलोजन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए हैलोजन हैलाइड दोनों एक ही जैसा है। मैं अभी आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूं, नहीं तो कहेंगे कि कैसे हम मान लें। देखिए आप, ये क्या है, फ्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं हैलोजन। मैं अपने वीडियो में बताया हूँ थोड़ा सा, लेकिन अब बताइएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़िए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, आइड आया कि नहीं, देखिए है ला ई ड, इसमें क्या है सफिक्स आ ई ड, इसको प्रत्यय बोलते हैं आइड। अब बोलिएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, आइड आया कि नहीं, ये बोलिए क्या है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, आइड आया कि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, मतलब विकल्प में केवल या तो हैलोजन देना चाहिए था या तो हैलाइड। अब यहाँ पर नज़दीक में शुरू में हैलोजन मिल जा रहा है, अतः आंसर हम मानेंगे हैलोजन, ठीक है ना। वैसे हैलाइड भी देखिए पूरी तरीके से सही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप कोई भी किताब उठाकर पढ़िएगा, अच्छा ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। एल्कलाइन क्या होता है, मैंने बता दिया है कि पहले ही वर्ग के जो तत्व होते हैं एल्कलाइन होते हैं, ठीक है ना, मतलब क्षारीय धातु, ठीक है ना, ये इंग्लिश में दिया है, पहले को क्षारीय धातु, दूसरे को क्षारीय मृदा धातु, ठीक है ना। अब लास्ट वाले को अक्रिय गैस तत्व, उसके पहले वाले को हैलोजन, उसके पहले वाले को कैल्कोजन, उसके पहले वाले को निकोजन, इतना मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसी बंदूक से बुलेट आगे दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है बंदूक की तुलना में कम, अगणनीय, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। तो बुलेट की गतिज ऊर्जा दोस्तों कितना होगा, बंदूक की तुलना में अधिक होगा। यहाँ पर क्या दिखा, देखिए बुलेट तो स्पीड से ही जाएगा, किसकी तुलना में, बंदूक तो धीरे से धक्का लेगा, क्यों, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आंसर नंबर सी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के लंबवत, मतलब ये बल लग रहा है तो ऐसे घर्षण बल कार्य करता है कि बल की दिशा में किसी कोण पर, किसी कोण पर का मतलब ये भी एक तो कोण ही है कि नहीं। अगर ये नहीं काम करेगा तो ये भी नहीं काम करेगा। बल की दिशा में अगर यहाँ पर बल लगा रहे हैं तो क्या इसी दिशा में घर्षण काम करता है क्या, तो अगर हम कर रहे हैं तो निर्भर करता है कि और क्या क्या देख लेते हैं। क्या है, बल की दिशा के विपरीत, तो देखिए बल की दिशा में भी क्या करता है, घर्षण काम करता है, परंतु ज़्यादा आंसर कौन सा सही होगा, बल की विपरीत दिशा में। अपने हाथ को रगड़ कर देखिए, अगर एक हाथ आगे जाएगा तो दूसरा पीछे जाएगा, लेकिन दूसरों को मतलब दोनों हाथ को आगे ले जाकर देखिए, नहीं होगा, एक स्थिर रहेगा तो एक ही आगे पीछे करेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आंसर ये नहीं हो सकता। याद रखिएगा घर्षण बल सदैव बल की विपरीत दिशा में ही काम करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हाथ को रगड़िए और देखिए उसको, ठीक है। देखिएगा, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, फोकस पर रखा गया है। फोकस पर रखने का मतलब है कि यह मतलब बहुत दूर बनेगा, और इसको हम कह सकते हैं अत्यधिक आवर्धित बनेगा। बहुत दूर बनने का तात्पर्य क्या है, अत्यधिक आवर्धित बनेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए भाई, अत्यधिक आवर्धित का मतलब अनंत पर बनेगा दोस्तों, अनंत पर, ठीक है ना, मुख्य फोकस पर रखने पर, ठीक है, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसकी आकार अगर हम कहें तो प्रतिबिंब का आकार एकदम बिंदु के समान होगा, एकदम छोटा होगा, ठीक है, उल्टा होगा, ठीक है। अगर अवतल दर्पण है तो वास्तविक होगा, और उत्तल दर्पण है तो आभासी होगा। तो यहाँ पर अभिसारी है तो आभासी होगा, लेकिन यहाँ पूछा आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अत्यधिक आवर्धित हमने क्यों कहा, यहाँ पर अभिसारी दर्पण दिया है, अभिसारी दर्पण का ही नाम उत्तल दर्पण है। क्या नाम है, उत्तल। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण देता तो बिंदु के रूप में बताते आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दर्पण के पीछे जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, आपका आभासी होगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक है।
तो यहाँ पर अत्यधिक आवर्धित हमने आंसर दिया है, यहाँ पर ये आंसर सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है। अब कह रहा है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। देखिए मतलब कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वहाँ से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है प्लेसेंटा। आप कोई वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसका नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। हर एक सेट में हमें लगता है कि ये क्वेश्चन गर्भाशय से पूछा हुआ है, ठीक है ना। आप जरूर देख लीजिएगा। टाइम का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जबकि एक स्टूडेंट के द्वारा यह आया था कि वनस्पति विज्ञान का वीडियो बनाइए, प्रयास करता हूँ उसको भी कि वनस्पति विज्ञान पर बनाऊँ। तो यहाँ पर प्लेसेंटा आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl की बिजली पास की जाती है कहलाती है। देखिए बिजली पास कराई जाती है और 10% क्या है, NaCl है। NaCl कैसा होता है भाई, तो NaCl होता है उदासीन, लेकिन जैसे ही विलयन में जाता है ये क्या हो जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। जैसे ही Na+ और Cl- में टूट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन बात क्या कह रहा है, 10% बिजली प्रवाहित, मतलब प्रवाहित करना या पास की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर लवण अभिक्रिया, बेयर्स अभिक्रिया, हॉल हेराल्ट अभिक्रिया। हॉल हेराल्ट अलग अभिक्रिया होती है, बेयर्स अभिक्रिया भी अलग होती है, वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर दिया है, तो ये नहीं हो सकता है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्लोर लवण मार देंगे क्योंकि ये क्या है, लवण है, जबकि यह जलीय विलयन में क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। अतः यहाँ पर क्लोर क्षार अभिक्रिया आंसर देंगे आप। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्यों, अब क्षार क्यों कहते हैं सर, चलिए भाई इसको भी बता देता हूँ। ये NaCl कैसे बनता है, तो अम्ल से और क्षार से। चलिए HCl और NaOH, ठीक है ना। ये देखिए अम्ल है, ये है क्षार, दोनों की अभिक्रिया कराए, HOH के साथ जुड़ के H2O बना लिया और NaCl के साथ लवण बना लिया। तो अब बताइए ये NaCl जो है कहाँ से बन रहा है, अम्ल और क्षार से। तो Na कहाँ से भाई, क्षार से, मूल रूप से क्षार से है, इसीलिए या तो अम्लीय अभिक्रिया मतलब क्लोर अम्लीय अभिक्रिया होना चाहिए, या तो क्षार मतलब क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो यहाँ पर अम्लीय नहीं दिया है, क्लोर दिया है, कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है, ठीक है ना, शक्ति दिया है देखिए, तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो 30 दिनों में उपयुक्त ऊर्जा किलोवाट घंटा में बताइए। एकदम बेहद आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। वाट दिया है तो बस क्या करना है, एनर्जी बता रहा है ना, एनर्जी इज इक्वल टू वाट, सीधे 1000, मैं देखिए फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, गुड़े टाइम कितना है 3 घंटा, दिन कितना है 30 दिन, ठीक है ना। देखिए किलो वाट घंटा आंसर दिया है कि नहीं, ये यूनिट है, तो किलोवाट घंटा मतलब 1000 से भाग दे दीजिए, किलोवाट में हो जाएगा। 1000 से 1000 खत्म, 30 तिहाई 90, 90 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर 90 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, E बराबर देखिए होता है P, ठीक है ना, एंड T, समय कितना है, ठीक है ना, PT। तो अब आपको याद रखना है P हमेशा किलोवाट में देना है, तो 1000 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ठीक है ना। ये समय है, अब समय में कितना है दिया है, तो 3 घंटा भी दिया है और 30 दिन दिया है, तो 30 दिन में कितने घंटे, 90 घंटे भाई साहब, 90 घंटे होते हैं, वही 90 आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये 1 किलोवाट की बात कर रहा है, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अब आगे बढ़ते हैं। विलयन ए का pH मान 6, विलयन बी का pH मान 8 और विलयन सी का pH मान 2 है। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक किसमें है, जिसका pH सबसे कम होता है उसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात सी सत्य है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको, आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन, रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये क्या है, हाइड्रा, ठीक है ना। मुकुलन हमने चित्र भी बना करके आपको बताया था कुछ इस प्रकार से, ऐसे कि अगर ये देखिए हाइड्रा है, ठीक है ना, और ये टेंटिकल हैं आपके, तो ये अपने में से ही एक
ऐसे करके निकालता है, फिर इसमें जब टेंटिकल आ जाते हैं तो यही चीज़ कट करके अपने आप यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी को मुकुलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन कौन करता है, तो आप बताएंगे हाइड्रा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होता। तो नाभिक किसमें विकसित नहीं होता था, तो हमने बताया था प्रोटिस्टा में। देखिए ऑप्शन क्या दिया है कोई मैटर नहीं करता, आप कितना समझते हैं मैटर वो करता है, ठीक है ना। यहाँ पर विटेकर के वर्गीकरण में 5 क्लास, एक मिनट ये क्या है, नाभिक विकसित नहीं होता है। तो देखिए ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें पहला क्या था, मोनेरा था। सॉरी गलती हो गया है मुझसे, जल्दी में क्या है गलती, प्रोटिस्टा में तो प्रोटोजोआ आते हैं। देखिए अब प्रोटोजोआ में तो केंद्रक होते हैं, नाभिक होता है, तभी तो वह अपने आप को मतलब नाभिक से तोड़ करके 1 से 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो सॉरी उसके लिए, वेरी सॉरी, ये प्रोटिस्टा नहीं होगा, कवक भी नहीं होगा, प्लांटी भी नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर है, मतलब बहुकोशिकीय जीव है, जबकि प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव है। परंतु फिर भी अमीबा कुछ इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पर आपका केंद्रक है, इसी केंद्रक को तोड़ करके 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसको विखंडन बोलते हैं। यहाँ पर मोनेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर मोनेरा ही आंसर होगा, समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आपको शुभकामनाएं।